नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा जीएसटी लगाकर गरीब की थाली से रोटी पहले ही छीन ली और अब सब्जी भी कर दी है महंगी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तरंगा आबू अंबाजी को रेल नेटवर्क से जोड़ने को मंजूरी। राजस्थान और गुजरात के लोगों को होगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हिजाब मामला। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 373 अंक गिरकर 53,514 पर हुआ बंद। निफ्टी 92 अंक लुढ़ककर 15,967 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है राजस्थान बीजेपी से। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आजकल अपने समर्थन के लिए राज्यों का दौरा कर रही हैं और इसी सिलसिले में वो राजस्थान पहुंच गई, लेकिन उनके कार्यक्रम में बीजेपी की गुटबाजी सामने आ गई। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी श्रीलंका में मचे राजनीतिक और आर्थिक हाहाकार की। वहीं आपको बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों उठाए सवाल। साथ ही बात करेंगे बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज द्रौपदी मुर्मू राजस्थान पहुंची, जहां राज्य बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन ये कार्यक्रम विवाद की भेंट चढ़ गया। बीजेपी हाईकमान राजस्थान में पार्टी की गुटबाजी से पहले ही परेशान दिख रहा है। राज्य बीजेपी के अंदर करीब आधा दर्जन गुट बने हुए हैं। हर गुट अपने नेता को आगे रखने की कोशिश करता है, जिसके चलते पार्टी की बैठक में टकराव देखने को मिलता रहता है। 15 से 16 जून को जब कोटा में राज्य बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया बिना भाषण दिए ही बैठक छोड़कर चली गई थी। और आज जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू प्रचार के लिए जयपुर पहुंची, तो बीजेपी के दिग्गज नेता एक बार फिर आपस में भिड़ गए। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और विधानसभा में पार्टी के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर के बीच जमकर विवाद हो गया। दोनों नेताओं के बीच जमकर तू मैं में चली। जुबानी लड़ाई हाथापाई तक पहुंचती दिखने लगी थी। मामला ज्यादा बढ़े इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एंट्री हो गई। उन्हें बीच बचाव करना पड़ा। दोनों को शांत कर अलग अलग किया। पार्टी के दोनों ही दिग्गज एक दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगा रहे थे। दरअसल राजस्थान में राजेंद्र राठौर को मुर्मू के इलेक्शन एजेंट की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र राठौड़ ही द्रौपदी मुर्मू के दौरे की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर किरोड़ी लाल भड़क उठे। किरोड़ी लाल ने राठौड़ पर आरोप लगाया कि उन्होंने चापलूसों की भीड़ जोड़ रखी है। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। किरोड़ी लाल की नाराजगी का कारण था कि उनके समर्थकों को कार्यक्रम स्थल पर जाने नहीं दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी एक कार्यक्रम बिना विवाद के नहीं करा पा रही है, तो फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार को कैसे चुनौती दे पाएगी। राजस्थान बीजेपी की ये गुटबाजी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तो वहीं श्रीलंका में भी जनता की नाराजगी राजनेताओं को भारी पड़ रही है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, या ये कहें कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की जनता ने राष्ट्रपति आवास के बाद अब प्रधानमंत्री के घर में भी डेरा डाल लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश को आर्थिक बदहाली की आग में झोंक कर भाग गए हैं, जिसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नौबत यहां तक आ गई है कि देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा है। राष्ट्रपति आवास पर पहले ही आम लोगों ने कब्जा जमा लिया था, वहीं अब जनता ने पीएम के घर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहां भी पहुंच गए और टीवी चैनल पर कब्जा कर लिया। खबरों के मुताबिक देश में सुरक्षा बल तैनात हैं और पूरे देश में इमरजेंसी लागू है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ आम जनता का टकराव भी हुआ है। श्रीलंका में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। श्रीलंका से भाग निकले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी मुसीबत में दिख रहे हैं।
उन्हें मालदीव ने शरण देने से इनकार कर दिया है। राजपक्षे खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले श्रीलंका में बिजली, भोजन, ईंधन तक का संकट गहरा गया है। ऐसे में महंगाई और दवाओं की कमी ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। हालांकि श्रीलंका में तबाही की ये कहानी नई नहीं है। 2020 में कोरोना संक्रमण शुरू होने के साथ ही श्रीलंका में आर्थिक संकट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस साल के अप्रैल में हालात तेजी से बिगड़ने लगे और जल्द ही हालात नियंत्रण से बाहर चले गए। इसी महीने श्रीलंका सरकार के लगभग सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। तब राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा को अलग रखा गया था। इसके एक दिन बाद ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भागने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का ऐलान किया गया है। इसके बाद कोलंबो में हंगामा और बढ़ गया है। जनता के आक्रोश को देखते हुए कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीलंका की जनता हर रोज आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। श्रीलंका लगातार भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि श्रीलंका के हालात कब तक पटरी पर लौटते हैं। श्रीलंका की जनता का भविष्य क्या होगा, ये हर कोई पूछ रहा है। तो दूसरी तरफ एक बार फिर पीएम केयर फंड सवालों के घेरे में है। कोरोना काल में राहत के नाम पर बना पीएम केयर्स फंड अपनी शुरुआत से ही सवालों में है, क्योंकि देश जानना चाहता है कि कोरोना के दौरान इस फंड में कितनी रकम जमा हुई थी और उस पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने सरकार को फटकार लगाई। पीएम केयर फंड से जुड़ी जानकारी देने में सरकार शुरुआत से आनाकानी करती नजर आई है, जबकि कोरोना काल के दौरान देश की कई बड़ी हस्तियों ने आम जनता की मदद के लिए इसमें करोड़ों रुपए दान किए थे। लेकिन इस पैसे का क्या हुआ, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर पीएमओ ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसे देखकर अदालत सरकार पर बरस पड़ी। दरअसल सरकार की तरफ से इतने बड़े मुद्दे पर मात्र 1 पेज का जवाब दाखिल किया गया था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स के कानूनी ढांचे से जुड़े सवाल को महत्वपूर्ण बताया। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए 1 पेज के जवाब पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, आपने मामले में जवाब दाखिल किया है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सिर्फ 1 पेज, ये केवल 1 पृष्ठ का उत्तर है। एक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का हलफनामा है। ये इससे आगे कुछ नहीं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सिर्फ 1 पेज का जवाब है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए थी। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप उचित तरीके से जवाब दाखिल करें। यह मामला इतना आसान नहीं है। हमें इस पर विस्तृत जवाब चाहिए, क्योंकि यह मामला शीर्ष अदालत में भी जाएगा। हमें उठाए गए हर बिंदु पर एक आदेश पारित करना होगा। अदालत ने नाराजगी जताते हुए विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। साथ ही मामले को 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। पीएम केयर्स फंड पर फिलहाल सरकार के पास भी जवाब नहीं है, तो वहीं यूपी की योगी सरकार अपनी बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रही है। योगी सरकार में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज इस मामले में कोई भी फैसला नहीं दिया और सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी। अब कोर्ट इस मामले में 10 अगस्त को सुनवाई करेगा। तो आज की सुनवाई में किस पक्ष की ओर से क्या दलीलें दी गई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवालों में घिर गई है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार से उसकी कार्रवाई को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच में इसे लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि नियम का पालन होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। अगर निकाय के नियमों के मुताबिक निर्माण अवैध है तो फिर हम कैसे उसे गिराने से रोकने के लिए अथॉरिटीज को आदेश दे सकते हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए। दरअसल कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से याचिका लगाकर दावा किया गया था कि बीजेपी सरकार में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि कोई किसी अपराध में आरोपी है तो उसके घर को गिराने की कार्रवाई हमारे समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। हम कानून के शासन से चलते हैं। असम में एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया गया जब उस पर अपराध का आरोप लगाया गया था। दवे ने कहा कि पुलिस अधिकारी सजा के रूप में बुलडोजर की कार्रवाई का सहारा ले रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। दवे ने कहा कि समस्या ये है कि पुलिस अधिकारी ऐलान कर रहे हैं कि आरोपियों के घरों को गिरा दिया जाएगा।
कानपुर के एसपी, सहारनपुर के एसपी घोषणा कर रहे हैं। कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हुए की जा रही है। पूरा सैनिक फार्म अवैध है, इसे 50 वर्षों में किसी ने नहीं छुआ है। दिल्ली में अवैध फार्म हाउस को देखें, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई चयनात्मक की जा रही है। जमीयत की ओर से पेश हुए वकील CU सिंह ने दावा किया कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई का जो तरीका जहांगीरपुरी में अपनाया गया था, बाद में यूपी सहित तमाम राज्यों में इसे अपनाया जा रहा है, जहां पुलिस अधिकारी आरोपियों के घरों को गिराने की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, सिर्फ इसलिए उसके अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त तय की है। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल के लिए तो योगी सरकार को राहत मिल गई है, लेकिन बात अगर जम्मू कश्मीर की सियासत की हो तो वहां भी हलचल मची हुई है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर जहां एक तरफ बीजेपी तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी खास रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी ने उस दिग्गज के कंधों पर जिम्मेदारी देने का मन बनाया है जिस पर बीजेपी की पैनी नजर है। यहां तक कि पीएम मोदी भी उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस एक तीर से 2 निशाने लगाने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बगावत की वजह से कांग्रेस की कड़ियां ढीली हो चुकी हैं, जिसे मजबूत कर पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसलिए उसने खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत वो दिग्गज को जिम्मेदारी देकर फिर नींव मजबूत करने की कोशिश करेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के असंतुष्ट समूह कहे जाने वाले G23 के नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी एक बार फिर से अहम भूमिका में ला सकती है। दरअसल बीते सप्ताह ही जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसमें गुलाम नबी आजाद की अहम भूमिका हो सकती है और उन्हें पार्टी राज्य में संगठन को खड़ा करने के लिए फ्री हैंड दे सकती है। साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। फिलहाल इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। कल इसके लिए बैठक हुई थी और आज एक बार फिर दिल्ली में KC वेणुगोपाल के साथ गुलाम नबी आजाद और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने मंथन किया। मीटिंग में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसी नेता के नाम पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये चर्चा रही कि कैसे केंद्र शासित प्रदेश में संगठन को मजबूती दी जाए। कयास है कि इस साल के अंत तक अगले बरस के शुरुआती महीनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी चुनाव से पहले अपने संगठन को कस लेना चाहती है। अब इसी सिलसिले में दूसरे राउंड की मीटिंग दिल्ली में होनी है। इस बैठक के बाद राज्य को लेकर पार्टी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अब भले ही कांग्रेस ने दिग्गजों के नाम पर अपने पत्ते नहीं खोले हो, लेकिन अगर पार्टी गुलाम नबी आजाद के नाम पर मोहर लगाती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल गुलाम को कांग्रेस से आजाद कर खुद की पार्टी में शामिल करवाना चाहती है। तभी तो राज्यसभा में उनकी विदाई के मौके पर पीएम मोदी के भी अवसरवाद वाले आंसू छलक उठे थे, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी को कोई मौका देने को तैयार नहीं है। इसलिए वो आजाद को बड़ी जिम्मेदारी देकर जहां घाटी में खुद को मजबूत करेगी, तो वहीं कांग्रेस की कलह भी दूर करेगी। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की इस रणनीति का उसे कितना फायदा मिलेगा, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इधर महाराष्ट्र की सियासत पे हर रोज कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के ऐलान के साथ ही अब ये कयास लग रहे हैं कि उद्धव और शिंदे फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं संजय राउत के एक और ट्वीट से इन खबरों को बल मिल रहा है। अगर शिंदे और उद्धव साथ आते हैं तो बीजेपी का क्या होगा, देखते हैं ये खबर। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने बाला साहब ठाकरे के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, वो ही गुरूर, गुरूर भी वो ही, जय महाराष्ट्र। इस तस्वीर में संजय राउत दिवंगत नेता बाला साहब ठाकरे से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। अक्सर संजय राउत अपने ट्वीट और बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही ट्वीट उनका गुरु पूर्णिमा के मौके पर आया, जिसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे को अपना गुरु और गुरूर दोनों बताया है। उनके इस ट्वीट को एकनाथ शिंदे गुट के लिए एक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिन पर वो पार्टी से गद्दारी का आरोप लगाते रहे हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहब ठाकरे का सिपाही बताते हुए उनकी विरासत पर दावा करते हैं। एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के बाद अपने भाषण में बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए कहा था कि आज उनका सपना पूरा हो गया है और एक सच्चे शिवसैनिक को सत्ता में आने का मौका मिला है।
ऐसे में संजय राउत का ट्वीट बाला साहब ठाकरे की विरासत पर हक की बात भी करता है। इससे पहले मंगलवार को भी संजय राउत ने एक शायराना ट्वीट किया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। उन्होंने शायर जॉन एलिया का एक शेर ट्वीट करते हुए लिखा था, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। उस ट्वीट में संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे को टैग किया था। उनके इस ट्वीट के सही अर्थ को लेकर अब तक चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि संजय राउत ने अपने ट्वीट से संकेत दिया है कि शिवसेना आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर भी इस ट्वीट से कयास लगने लगे हैं। खबरों की माने तो शिंदे और उद्धव फिर से साथ आ सकते हैं और महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ सकते हैं। फिलहाल ये कयास है, लेकिन बीजेपी से गठबंधन की बात को संजय राउत सिरे से नकार चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसके लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की बूस्टर डोज की। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी लोगों को फ्री में मुहैया कराने की तैयारी हो गई है। 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को यह सुविधा सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त मिलेगी। 15 जुलाई से विशेष अभियान के तहत ये सुविधा लोगों को दी जाएगी। खबरों के मुताबिक 75 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। 2 वैक्सीन डोज की ही तरह लोग अब सरकारी केंद्रों में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। कोरोना महामारी अभी दुनिया से समाप्त नहीं हुई है। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत में भी इनके मामलों में तेजी देखी जा रही है। जांच के दौरान कोरोना के कई नए वेरिएंट सामने आए हैं, जो तेजी से फैलते हैं। देश में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन कुछ दिनों से इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का एकमात्र इलाज टीकाकरण है और केंद्र सरकार ने पहले इसकी 2 डोज सभी को फ्री में लगवाने का ऐलान किया था। अधिकांश लोगों ने दोनों डोज ले भी ली हैं, लेकिन अब इन डोज को लिए काफी समय हो गया है और शरीर में टीके का असर कम हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि संक्रमण फैला तो जिन लोगों को कोरोना के टीकों की 2 डोज लिए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो लोग कोरोना संक्रमण का निशाना बन सकते हैं, जिसके बाद सरकार ने उन सभी लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। लेकिन शर्त ये लगा दी कि तीसरी डोज का पैसा लोगों को अपनी जेब से देना होगा। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी और बूस्टर डोज के लिए पैसा खर्च करने को लोग तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति कोरोना के चलते कमजोर हो चुकी है। इसके बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में बूस्टर डोज को भी फ्री करने पर मुहर लगा दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकारी केंद्रों पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। विशेष कैंप 75 दिनों तक लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक कोरोना टीके की 199 करोड़ 60 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। बूस्टर डोज उन्हें ही दी जाएगी जिन लोगों ने कोरोना की दूसरी डोज 6 महीने पहले ले ली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।